बच्चों, आज के इस वीडियो में हम राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में हुई थी। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। उसके बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी वो पुनः खत्म होने लग गई थी। सही बात है ये। हर्षवर्धन के मरने के बाद उस समय कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं था, इसके उत्तराधिकारी भी कमज़ोर थे, इसीलिए हर्षवर्धन का साम्राज्य समाप्त हो गया और राजनीतिक एकता जो है वो धीरे धीरे खंडित होने लग गई। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ठीक है, उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वो नए राजवंश आपके क्या कहलाए? राजपूत राजवंश कहलाए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ चल रहा है हमारा। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का ही इतिहास है। भारत का जो ये इतिहास है नवीन राजवंशों का, वो राजपूत पूर्व मध्यकालीन समय जो है वो राजपूत राजाओं के लिए है, इसीलिए इस काल को राजपूत काल कहा गया है। इस काल को क्या नाम दिया गया? राजपूत काल नाम दिया गया। ठीक है, फिर देखिए, एक इतिहासकार है, बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार है जिनका नाम है स्मिथ। क्या नाम है? स्मिथ। तो प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने क्या कहा कि वे कौन? राजपूत जो है वो हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर, राजा हर्ष जो था उसके मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत के मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी की समाप्ति के समय को राजपूत युग कहा गया। फिर से पढ़ती हूँ मैं इस लाइन को, आप वापस ध्यान देना। क्या कहा है कि प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ जो है उसने कहा कि जो राजा हर्ष है उसकी मृत्यु के बाद उत्तरी भारत पर जो है वो मुसलमानों का आधिपत्य हो गया था और उस मुसलमानों के आधिपत्य तक ये जो राजपूत है वो इतने ज़्यादा प्रभावशाली हो गए कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो समय है, ठीक है, इस समय की समाप्ति तक का जो टाइम है 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का, इस युग को राजपूत युग के नाम से ही जाना जाने लग गया। इसको राजपूत युग कहा गया। ठीक है, फिर देखिए अब ये राजपूत कौन थे? तो राजपूत जो है ये कौन थे इसके बारे में ध्यान देते हैं हम। राजपूत कौन थे? ये प्रश्न आज भी उलझा हुआ है कि राजपूत कौन थे। तो विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं ये, और इन्होंने क्या कहा राजपूतों के बारे में? इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा। क्या लिखा? कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में राजपूत शब्द की उत्पत्ति के बारे में व्यापक प्रयोग मिलता है। ठीक है, चाणक्य के अर्थशास्त्र और कालिदास के नाटकों, चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य ने लिखी है, कालिदास के नाटकों और बाणभट्ट के हर्ष चरित्र और कादंबरी में राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके अलावा चीनी यात्री हैंसांग जो कि राजा हर्षवर्धन के काल में आया था, उसने भी राजा हर्षवर्धन के बारे में लिखा और राजाओं को कहीं क्षत्रिय तो कहीं राजपूत उसने लिखा है। चीनी यात्री हैंसांग ने। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया ये मत सर्वमान्य नहीं है। ठीक है, राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि शासक वर्ग
शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपूत शब्द का इस्तेमाल किया, क्षत्रियों के लिए। ठीक है, आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे, उनके मत व उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम जानेंगे कि राजपूत शब्द के बारे में अन्य शासक वर्गों ने और विद्वानों ने क्या क्या कहा। ठीक है, फिर देखिए अब हम पढ़ेंगे वैदिक आर्यों की संतान। वैदिक आर्यों की संतान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि किन किन विद्वानों ने राजपूतों के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया है। ठीक है, क्षत्रियों के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि किस किस ने राजपूत शब्द का इस्तेमाल किया। तो वैदिक आर्यों की संतान। ठीक है, वैदिक आर्यों की संतान के बारे में देखिए, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा और सी.वी. वैद्य। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा और सी.वी. वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण यानी कि राजन्य वर्ग की संतान मानते थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा और सी.वी. वैद्य ने राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण माना है, भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण। ठीक है, हीराचंद ओझा और सी.वी. वैद्य का कहना है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व और अस्त्र की पूजा यानी अश्व और अस्त्र की पूजा करते थे, ये इन्होंने हमें बताया। प्राचीन भारतीयों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा है, यज्ञ भी करते थे और बलि भी करते थे। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से भी ये प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान है, यानी उनके सुडौल शारीरिक गठन से पता चलता है कि वे आर्यों की संतान है। तो ये हीराचंद यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा और उनके साथ जो थे सी.वी. वैद्य, उन्होंने राजपूतों के बारे में ये बोला। फिर अगला आता है अग्निकुंड से उत्पन्न। किसने बोला ये? पृथ्वीराज रासों के साथ थे उनके दरबारी कवि चंद्रवरदाई। ठीक है, तो अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी था ये चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था और इसने पृथ्वीराज रासो उसके ऊपर लिखी थी। इसने उसमें अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में ये बताया, पृथ्वीराज रासो में क्या बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई। इसने कहा चंद्रवरदाई ने कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। ठीक है, उसने लिखा कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त मुनि, अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे आबू पर्वत पर, और इस अनुष्ठानों में राक्षस मांस, हड्डी, मलमूत्र डालकर इसको अपवित्र कर देते थे। अनुष्ठानों में, यज्ञों में वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने के लिए यज्ञ कुंड से 3 योद्धा पैदा किए। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई जा रही है। वो 3 योद्धा कौन थे? परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। ठीक है, वशिष्ठ मुनि ने, वापस समझाती हूँ, आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त मुनि और अन्य ऋषि मिलकर के यज्ञ करते थे, धार्मिक अनुष्ठान करते थे, और इसमें ये जो इन अनुष्ठानों में जो राक्षस है वो मांस, हड्डी, मलमूत्र डालकर उनका यज्ञ भंग कर देते थे। तो फिर वशिष्ठ मुनि जो है उन्होंने इन राक्षसों से निपटने के लिए यज्ञ कुंड में से 3 योद्धा पैदा किए, परमार, चालुक्य और प्रतिहार। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा कर नहीं पाए, असमर्थ रहे, तो वशिष्ठ मुनि ने ही चौथा योद्धा उत्पन्न किया, और जो चौथा योद्धा उत्पन्न किया वो प्रथम 3 योद्धाओं से ज़्यादा ताकतवर था, और इसीलिए उसका नाम क्या रखा? चौहान रखा। तो चंद्रवरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि द्वारा अग्निकुंड या यज्ञ कुंड से की गई है। आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा तथा विदेशी आक्रमणकारी शक्तियाँ शक, हूण, युचि आदि की यज्ञ द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया, और ये कथा इस घटना की साहित्यिक प्रस्तुति है।
फिर आता है आपका ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो राजपूतों के मामले में अब ये एक नया तथ्य है कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानी गई है इसकी। ठीक है। सर्वप्रथम डॉक्टर डी आर भंडारकर, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है ये। सर्वप्रथम डॉक्टर डी आर भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाई। गुहिल राजपूत जो है वो नागर ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति हुई है। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर जो है उन्होंने बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख किया, जिसमें बताया गया कि वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। सामंत था ये, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हुए बताया गया कि जो चौहानों का, वासुदेव चौहान के जो उत्तराधिकारी हैं सामंत, इसको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया बच्चों। इसके अलावा उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति अकाट्य प्रमाण है। राजशेखर ब्राह्मण था और उसका विवाह अवंती सुंदरी के साथ हुई, तो चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति होना बताया। उसके बाद डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं, ये है इम्पॉर्टेंट। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो है उन्होंने कहा कि मेवाड़ के गुहिलोथों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहे दत्त का वंशज बताया है इन्होंने, गोपीनाथ ने। तो गोपीनाथ गस गुहिल और नागर जाति के ब्राह्मण गुहदत्त, तो गुहदत्त का वंशज बताया इसको गोपीनाथ ने। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के, बहुत इंपॉर्टेंट बात, गीत गोविंद किसने लिखी है क्वेश्चन है, तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। और महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में ये स्वीकार किया कि गुहिलोथ जो है वो नागर ब्राह्मण गुहदत्त की संतान है। कि तो कुछ अन्य इतिहासकार, खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा, इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं, ये सही नहीं है। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते थे, इस कारण ये भ्रम हो जाता था कि राजपूत ब्राह्मण थे। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को तर्क से सहमत नहीं है, वो इस तर्क का खंडन करते हैं। समझ में आया। फिर देखिए आखिरी पैराग्राफ है, विदेशियों की संतान। राजपूतों को विदेशी की संतान भी कहा गया है। तो राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स, आपको पता है पिता कौन है, कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने क्या लिखा कि राजपूत जो है वो शक सीथियन जाति के वंशज है। शक और सीथियन जाति के वंशज है राजपूत। कर्नल जेम्स टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए कहा कि इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि ये विदेशी जातियां 6ठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई। 6ठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में ये विदेशी जातियां भारत आई और इन्होंने विदेशी विजेताओं को, जब वे शासक बनकर बैठ गए थे, तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा, इन विदेशी जातियों को अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र करके वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में लिया गया। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। विदेशी इनके अग्नि संस्कार के द्वारा इनको पवित्र किया गया और उसके बाद इनको जो है इनको क्षत्रिय वर्ण में ले लिया गया। टोड ने राजपूतों को शक और सीथियन प्रमाणित करने के लिए कई तर्क दिए हैं कि राजपूतों के रीति रिवाज जो है वो शक और सीथियन हुणों से मिलते हैं। शक, सीथियन और हुणों से मिलते हैं। कौन कौन से तर्क है, जैसे अश्व पूजा, राजपूत अश्व पूजा करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं और अस्त्र पूजा भी करते हैं राजपूत, अस्त्र शिक्षा आदि। अतः दोनों जातियां एक ही हैं, शक सीथियन जातियां। प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ ने क्या कहा है, इसने कहा है कि राजपूत जाति जो है वो 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी और स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान कहा। स्मिथ ने क्या कहा, स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया।
इसके अलावा वे अपनी उत्पत्ति, राजपूत लोग जो है वो कहते हैं कि हम तो सूर्य और चंद्र से उत्पन्न हुए हैं, तो राजपूत अपने आप को सूर्य और चंद्र से उत्पन्न हुआ मानते हैं। राजपूतों के रीति रिवाज की शक और सिथियनों के रीति रिवाज से साम्यता स्थापित करना अनुचित है, ठीक है, क्योंकि उनके जो रीति रिवाज है, यानी राजपूतों के जो रीति रिवाज है, वो शक और कुषाणों के आने से पहले भी भारत में प्रचलित थे। जब शक और कुषाण नहीं आए थे उससे पहले भी राजपूतों के जो रीति रिवाज है वो प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से होती आ रही है, ठीक है, और अश्वमेघ यज्ञ भी पहले से होते आ रहे हैं, तो ज्ञात है, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्य से प्रमाणित होता है। फिर उपरोक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के बाद में संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद हैं। ऐसी परिस्थितियों में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं। अधिकांश विद्वान राजपूतों को क्या कहते हैं कि आप भारतीय आर्यों के वंशज हो, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। ये भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यहाँ निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज में उन्हें स्वयं में सम्मिलित कर लिया। फिर डॉक्टर कानूनगो है, उन्होंने क्या लिखा है? डॉक्टर कानूनगो ने लिखा कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती, ठीक है, और उनकी सूर्य और चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन ये सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा है। चाहे किसी भी युग में पैदा हुए हों, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों की परंपरा को राजपूत काल में बनाए रखा है।